अब आगे हमें हम लोगों को क्या देखना है बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम। चलो अच्छा। सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their aqueous solution or in molten state are called electrolytes, है ना? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप ले लो, ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना? अब देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होंगे, डिसोसिएट होंगे, जबकि वीक वाले कैसे होंगे? पार्शियल होंगे, 100% नहीं होंगे। समझ में आ रहा? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है? अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस। ठीक है? अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस। ये क्या है? और अनआयोनाइज्ड, एक पार्ट आयोनाइज्ड होगा और अनआयोनाइज्ड। अच्छा, जैसे मान लो, जैसे ऐसे देखो, जरा ध्यान से देखो, ये बात क्या कही गई। जैसे हमने कहा ये CH3COOH है, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज हुआ CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में। अच्छा, इक्विलिब्रियम किसके बीच में आया? इन आयन और इसके बीच में आया ना, तो ये है आयन और ये है अनआयोनाइज्ड। तो अनआयोनाइज्ड का मतलब ये और आयोनाइज्ड का मतलब ये, इनके बीच में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? लिखो क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू एन आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा? अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है उसी का नाम होता आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बताओ ये इक्विलिब्रियम का नाम क्या है? इस वाले इक्विलिब्रियम का नाम क्या है? यही है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। बताओ आयनिक इक्विलिब्रियम कहां आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड पार्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उस इक्विलिब्रियम का नाम आज के बाद हम लोग क्या रखेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है? इन एक्वा सॉल्यूशन ऑल एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में बी क्लासिफाइड वीक आर स्ट्रॉन्ग, है ना? इसमें से स्ट्रॉन्ग भी होंगे और वीक भी होंगे। लिखा है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो पहला किसका आया है? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। किसका कॉन्सेप्ट? आर्हीनियस का। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज सब्सटेंस which gives hydrogen ion when dissolve in water। ठीक है भैया? अच्छा, जैसे ये क्या है? जैसे देखो, ये HCl है एक्वस, इसको पानी में डालोगे तो ये क्या रिलीज कर देगा? H प्लस। H2SO4 से क्या होगा? H प्लस। देखो H प्लस इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये देखो नीट का सवाल, H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अपने इस रूप में एग्जिस्ट करता है। H प्लस आयन फ्रीली डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? H प्लस किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फ्रीली वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए बार बार समझाते हैं, देखो ये भी हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन इस हाइड्रोनियम आयन का ये स्टेबल फॉर्म है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में बात एक जमाने पहले हो चुकी है कि नहीं? देखो, इन एक्वा सॉल्यूशन 10 बॉन्ड्स टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ अ क्या लिखा? सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल टू गिव, ये क्या लिखा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कुछ और लिखा क्या? अच्छा, ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? H3O प्लस। इसको लिख लो बेटा, ये इसका स्टेबल फॉर्म है। और कहा जाए दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम हाइड्रोनियम आयन है ना?
चलिए इसको लिख लो बेटा, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज H प्लस एक्वस। अब चाहे इसको यूज कर लो और चाहे इसकी जगह इसको यूज कर लो, दोनों बातें सेम है ना। इंटरचेंजेबली टू मीन्स दैट सेम, दैट इज क्या है, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। अच्छा मान लो इसको हम ऐसे बोल दे, इसी को हम ऐसे बोल दे H2O और H प्लस, ऐसे बोल दे। हमने कहा ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल दे, तो बात तो वही हुई, बात तो वही सेम है ना। अरे ये कैसा हाइड्रेटेड आयन है या नहीं, हाँ है ना, ठीक है। अरे प्रभु ये एसिड का मतलब क्या है, ये कौन सा, ये कहां से आया, एक्सेप्ट किया ना प्रोटॉन। ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, सब बातें सेम है। H प्लस भी तो कहीं एसिड से ही आया है। हम्म, रूप देख के ना समझ जाया करो कैसे। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, टॉलेंस रिएजेंट। समझ में आ रहा। तो अब बोलोगे ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो है इसमें बड़ी बात कौन सी है। क्लियर है, आगे देखो। अच्छा बताओ बेस क्या होते हैं जो पानी पे डालने पे OH माइनस रिलीज कर दें, है ना। जैसे कौन सा, KOH, NaOH। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, देखो हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ ना कुछ तो कमियां थी ही, है ना। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कुछ कमियां थी। लिमिटेशन का मतलब ये होता है ना कि वो उतना ही बता पाए, कुछ और नहीं बता पाए, है ना। चलो सब लोग पढ़ो, अपने में पढ़ो क्या लिखा है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर of certain compounds like CO2, SO2, AlCl3, etc. and basic character of some compound like Na2CO3, NH3, है ना, etc. which do not give H plus OH minus ion respectively. अब देखो इनका, देखो बात समझो, ये फंसे कहां पे। इन्होंने कहा एसिड वो है जो पानी पे डालने से H प्लस रिलीज करे, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा इसी बात है, उन्होंने कहा CO2 एसिड है, इसको डालो पानी में, कहां H प्लस रिलीज करेगा, करेगा। फंस गई इनकी बात, समझ में आ गया। अब जैसे ये लोग बेस हैं, इनको उठा के डालो, कहां ये OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। तो बताओ पहला इनका असफलता वाला पॉइंट मिला। बताओ ये लोग एसिड और बेस का बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर का जो पैमाना सेट किए थे, जिसके आधार पे समझना था, वो H प्लस और OH माइनस। और ऐसे लोग जो H प्लस और OH है ना रिलीज ही ना करे, तो उनका एसिड और बेसिक कैरेक्टर ये लोग इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया नहीं जा सकता, ठीक। अच्छा दूसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड बेस इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। समझ रहे हो, समझ में आया भाई। एसिड क्या होता है, पानी पे डालने में जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड। आप पानी ही अपसेंट कर दोगे तो ये रिलीज वाली बात तो ऐसे ही खत्म हो गई। तो दूसरा इनका बात ये फंस गई, ठीक। तीसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ H प्लस एंड OH एन माइनस इन वाटर। क्लियर है, तो ये इनके ड्रॉबैक थे। इसके बाद बेचारे ब्रॉन्स्टेड और लोरी आए। कौन आए, ब्रॉन्स्टेड और लोरी। लॉरी, थोड़ा स्टाइलिश बोलो, है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट डिफाइन द एसिड एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। An acid is defined as a substance which can give or can donate a proton, whereas bases are substance which can accept a proton. समझ में आ रहा। ये उनसे थोड़ा सुधरे। This is also called protonic theory of acid and base. This protonic concept can be understood with the following examples clearly. क्लियर है। अब इनको लिखना होता है, क्या फर्जी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं।
अब जरा ध्यान से समझो। आप देखो, आप सुनो, बहुत ध्यान से देखो। देखो, इसने H प्लस रिलीज किया, H प्लस, बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसने H प्लस क्या किया, रिलीज किया, और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया। इनकी बात बन गई। जो H प्लस डोनेट करे वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस। क्लियर है? अच्छा बताओ, H प्लस एक्सेप्ट कौन किया? NH3, तो NH3 यहां बेस है, और H प्लस रिलीज किसने किया? HCl ने, तो HCl एसिड है। क्लियर है? अच्छा, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है, और इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। घूम न जाना, समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो अमोनिया क्या है? बेस है। अरे अभी देखो बेटा, हमने पढ़ाया है ना, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वही बेस। तो H प्लस एक्सेप्ट किसने किया? अमोनिया ने, तो वो बेस है ना। तो ये यहां पे NH3 क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। अच्छा, हमेशा बेस का क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। इनको सब मेंशन कर लो बेटा। बताओ, ये कहानी समझ में आई? देख लो एक बार। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो बेटा, लिखा है वाटर डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट। डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है ना। किसको? प्रोटॉन को। दैट इज वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, हेंस वाटर इज एम्फोटेरिक आर एम्फोप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब समझते हो ना? समथिंग लाइक, समथिंग बिहेव लाइक एसिड एंड समथिंग बिहेव लाइक बेस। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर दोनों कैरेक्टर हैं। ठीक है भैया, चलो आगे कुछ बातें लिख लो। चलो, लुईस एसिड, लुईस बेस। कोई बात नहीं, कहीं बच जाए जगह तो बड़ी समस्या। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दिया है। अच्छा, लुईस एसिड और लुईस बेसिड का, बेस का कॉन्सेप्ट जरा पढ़ो। जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लो। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर डोनर आर कॉल्ड एज बेस। देखो, पढ़ो अच्छा। लिखा है, लुइस इन 1923 डिफाइंड एन एसिड एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो यहां पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, है ना, वो क्या होते हैं? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो क्या होते हैं? बेस। पढ़ लो बेटा, देखो पहली लाइन समझ में आ गया? देखो, अब मेरी बात को समझो। ऊपर वाली समस्या क्या थी? देखो, सबसे पहले आर्हीनियस आए, उनमें बड़ी समस्याएं मिली। उनकी थोड़ी समस्याओं को सॉल्व किसने कर दिया? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट ने, है ना। उसके बाद सारा प्रॉब्लम कहां सॉल्व हो गया? लुईस एसिड बेस पे। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या था? सबसे पहले आर्हीनियस के हिसाब से जो H प्लस रिलीज किया वो एसिड, और जो OH आयन रिलीज किया वो बेस। अब उन्होंने OH छोड़ा, ब्रॉन्स्टेड ने H के आधार पे ही दोनों को बोल दिया। H प्लस जिसने डोनेट किया वो एसिड, जिसने एक्सेप्ट किया वो बेस। अब आ गए हम कहां पे? लुईस पे। इन्होंने कहा H प्लस OH माइनस बड़ा लफड़ा हो रहा, किसी के पास है किसी के पास नहीं है कि नहीं? और उनका एसिड और बेसिक कैरेक्टर हमें बताना, कहा ये सब छोड़ो, अब हम लोन पेयर के एक्सेप्टर और डोनेटर पे चलते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या है? लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो लुईस बेस। देखो, इन लुईस कॉन्सेप्ट मेनी एसिड डू नॉट हैव प्रोटॉन। बहुत सारी ऐसी एसिड हैं जिनके पास प्रोटॉन नहीं है, जिनके पास OH आयन नहीं है, फिर भी हमें उन्हें बताना है कि एसिड है कि बेस है। बेटा पटेल जी कहां जी रहा है ना। देखो तुमको बताएं, जैसे कोई आदमी कहीं टकटकी बांध के ऐसे देख रहा हो, उसे पता ही ना हो कि क्या देख रहा है, जहां वो देख रहा है वहां पे भी वो देख नहीं रहा। क्लियर है? तो उस पर समझ लो।
चितंते मनंते अज्यरा बसे उदास। समझ आ रहा? हाँ। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ a typical example is reaction of electron deficient species like BF3 with NS3. BF3 does not have a proton but still act as an acid. मतलब BF3 के पास कोई H प्लस रिलीज और डोनेट करने वाला चक्कर है ही नहीं, फिर भी वो लुईस एसिड है ना? रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया क्या करता है? ये लुईस बेस की तरह काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करता है। अब जरा ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, देखो ये रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ाई है, हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ाया है, किसको फायदा किसको नुकसान सब पढ़ाया है। देखो ये देखो इसके पास लोन पेयर है और जब BF3 का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोरान हो गया, इसके ये 3 फ्लोरीन हो गई, तो बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास फर्जी बैठे थे, कहा इनको दे दो। तो देखो अब इनके बीच में क्या होगा, हमेशा डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और BF3 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब ये क्या हो गया, ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड। अच्छा एक्सेप्ट क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कहानी सबको समझ में आ रही है? अच्छा आगे देखो, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक AlCl3 CO3 प्लस CO3 प्लस, ऐसे रुक जाओ, आयन आयन फॉर्म में लिख दें, मतलब ये ऐसे लिखा होगा आयन फॉर्म में CO और +3 कोबाल्ट +3 आयन। ऐसे नहीं है कि CO3 कार्बोनेट मान ले तो ऊपर -2 लगा देना, ऐसा ना करना, है ना? Mg +2 etc can act as Lewis acid while species like H2O NH3OH- etc which can donate a pair of electron can act as Lewis base। ठीक है, देखो खाली बेसिक बात याद रखो, लुईस एसिड और लुईस बेस में ये दुनिया भर की बातें तो तुम पढ़ते ही रहोगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो लुईस बेस, और दुनिया भर की बातें तो चलती रहेंगी, है ना? देखो सॉल्यूशन, अब देखो पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, हाइड्रोक्सिल आयन इन अ लुईस बेस। अच्छा, हाइड्रोक्सिल आयन इज अ लुईस बेस एज इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। बताओ, अरे भैया माइनस लगा है, अमीर आदमी है, जिसपे माइनस लग जाए वो अमीर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, है ना? अच्छा देखो फ्लोराइड आयन एक्ट एज लुईस बेस, है ना? अच्छा देखो फ्लोराइड आयन के ऊपर कौन सा आयन आ गया? F- आ गया ना, माइनस आ गया का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, है ना, अमीर हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। एज इट कैन डोनेट एनी वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। अरे ऐसे समझो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने? 7, एक माइनस लगा दियो कितने हो गए? 8, है ना? 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने लोन पेयर हो गए? इनमें से सब लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा, इनमें से एक लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर देगा। समझ में आई बात? क्या लिखा? अ प्रोटॉन H प्लस इज अ लुईस एसिड, इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेस लाइक हाइड्रोक्सिल आयन, फ्लोराइड आयन। अरे यही लोग तो डोनर थे, यही लोग तो डोनर थे, इन्हीं से तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। देखो BCl3 एक्ट एज लुईस एसिड, अरे BCl3 लिखा है, BF3 तो अभी पढ़ ही चुके हो, ये सब भाई भाई तो हैं, है ना? इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्पीसीज लाइक अमोनिया अमाइंस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कहानी है। ये जरा थ्योरी वाला पार्ट एक बार तुम लोग भी देखियो, इसे देखो। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं।
एनसीईआरटी की लाइनें सीधे वैसे ही रखी हैं, इस एमआर तक चेंज नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम लोगों के पास एक जगह ऊपर बची थी, चलो वहां, हाँ चलो यहां बची थी ना, ये जगह बची थी। यस वेरी नाइस। देखो हमने कहा चलो पहली रिएक्शन लिखो, अमोनिया की रिएक्शन लिखो, NH3 NH3 पहला एग्जांपल की रिएक्शन लिखो H2O के साथ, कराओ रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन NH3 के साथ, बताओ। देखो इसने H प्लस रिलीज किया और इसने एक्सेप्ट किया, इसने H प्लस रिलीज किया और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, क्लियर है। तो देखो यहां पे ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहा, बताओ, एसिड की तरह, और यहां ये किस तरीके से बिहेव कर रहा, बेस की तरह, क्लियर है। अच्छा ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये समझ में आया? नहीं अभी समझ में नहीं, अभी मजा नहीं आया। देखो कैसे, ये आपका बेस है ना, और ये आपका एसिड है। ये बात पहले नहीं डिसाइड होती है, डिसाइड कब होती है, ये H प्लस रिलीज कर रहा है इसलिए ये एसिड है, और ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये बेस है। और यदि ये इसका ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और यदि ये क्या है, यदि ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो इन दिस रिएक्शन water behave like acid, and after some time HCl react with water चलो भैया करो रिएक्शन। भाई मैंने सोचा जगह कैसे बची थी। अब देखो क्या होगा, ये H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज ये करेगा, और H प्लस को एक्सेप्ट ये करेगा। तो बताओ इन दिस रिएक्शन HCl कैसा है, ये है एसिड, और ये किस तरीके से बिहेव कर रहा, इस समय बेस की तरह। वाटर बिहेव लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस, इसीलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक। तो बताओ ये क्या बनेगा, H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। बताओ इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस का ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रहा? तो बताओ इन दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन वाटर बिहेव लाइक बोथ, कैसा, एज लाइक बेस एज लाइक एसिड, है ना, इसलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो ये देखो एनसीईआरटी में लिखी है, तुमको दिखा दें। देखो एक रिएक्शन ये लिखी, ये अमोनिया वाटर, एक रिएक्शन ये लिखी, बहुत दौड़ा दौड़ा लिखते हैं। आया जूम करके देखो, इसीलिए कह रहे थे ज्यादा भैया के चक्कर में न पड़ो, माने नहीं, ठीक है। ये लिख लो, ये लिख लो, है? चलो अब मुद्दे की बात। तो ये जो तुम्हारा ये इतना ये टॉपिक है, ये तुम्हारा 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, ये समझ रहे हो, अभी नहीं हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि मजबूती के साथ, और मैं तुम्हें दूसरी एक बात और बता दूं, बता ही देता हूं, नहीं तो कहोगे बताया नहीं। चलो अच्छा, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। अरे क्या है, बस यहीं तक करवा देते, बस हो गया। चलो आगे देखो,
अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ना? देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 में से तुमने 10 खर्चा कर लिया, है ना? तो इन दोनों का रेशियो क्या है? अल्फा, यानी कितने खर्चा किए कितने में। तो अल्फा का मतलब है कितना है कितने में। हाँ, तो बताओ अल्फा का मतलब क्या है? कितना है और कितने में, यही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नीचे कुछ बातें लिख लो, अच्छा नहीं मान रहे हो तो। लिखो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ number of mole dissociated, number of mole dissociated and initial number of mole, and initial number of mole। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लिख लो, तो यहां पहले अल्फा का फार्मूला लिखो बेटा, लिखो अल्फा का फार्मूला लिखो, अल्फा का फार्मूला लिखो, ऊपर लिखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated upon initial number of moles, initial number of moles। क्या हो गया, काहे घसी आ गई? ऐसे यूं ही खुद से पहले से था बताया अब है। चलो अच्छा, तो इसमें अच्छा फॉर्म डालना पेपर देना कोई बुराई थोड़ा नहीं बेटा, है कि नहीं? हाँ, तो चलो लिखो, जैसे जैसे यहां एक रिएक्शन लिखो, जैसे हमने लिखा ए और ये मान लो बना रहा है बी और प्लस सी मान लो बना रहा है, तो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने मान लो इसको ले लिया, इसकी कंसेंट्रेशन ए है, तब ये कितने बने थे 0 0, और टी इक्वल टू टी सेकेंड, या इसको लिख लो एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखोगे? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे ये कितने बचे? ए माइनस एक्स, ए में से एक्स खर्चा हो गया तो बचा कितना? ए माइनस एक्स, और ये कितने बने? एक्स एक्स। तो बताओ यदि आपसे पूछे अल्फा क्या है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, तो क्या लिखोगे? ए माइनस अल्फा। तो क्या लिखोगे? ए माइनस अल्फा, और इनिशियल कितना था? ए। डिसोसिएटेड कितने हुए? एक्स। कितने में? ए में। वो रिमेनिंग था ए माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जुगाड़ देखो, कितना खर्चा हुआ कितने में? एक्स खर्चा हुआ ए में। ठीक है, तो लिख लो इसको बेटा। नीचे लिखो अगली बात, इलेक्ट्रोलाइट। बेटा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। यहां लिखो, यहां देखो, ये पूरी जगह खाली पड़ी है, लिखो पट्टी पे लिखो, हाँ लिखो, लिखो लिखो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लिखो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन, if degree of dissociation is given or अथवा have to calculate, या तो दिया जाए या तो कैलकुलेशन करना हो, और have to calculate, then always assume initial amount of reactant, 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 initi
इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोल, इज 1 मोल। अगली बार लिखो, लिखो इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के बाद में एक पॉइंट बना के लिखो, लिखो लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट के नीचे लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन electrolytes are of two type, electrolytes are of two type। अच्छा, दो टाइप कौन कौन से, यहीं से ऐसे लाइन खींच लो। एक जिनका अल्फा इक्वल टू 1 हो और एक जिनका अल्फा 1 से कम हो। अच्छा बताओ, जिनका अल्फा इक्वल टू 1 होगा ये क्या है? वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये वाले कैसे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अल्फा के आधार पे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफरेंशिएट किया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉमा स्ट्रॉन्ग बेस कॉमा सॉल्ट कॉमा आयनिक कंपाउंड। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिखो जैसे वीक एसिड कॉमा वीक बेस। अब हमारे पास क्या आ गया? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो बेटा, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट थोड़ा सा हम जुगाड़ बता देंगे चेंज करना, तो आपको दो दो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बहुत पूछा जाता है ना। जरा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नीचे लिखो, लिखो बेटा, अप्लीकेबल, लिखो अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सवाल यहां दो ही बनते हैं, या तो सॉल्बिलिटी से और या तो फिर पीएच से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से बढ़िया सवाल आते हैं। हाँ, तो पहला क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर मोनो बेसिक एसिड। तो इसको पूरी हेडिंग बनाओ, लिखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनो बेसिक एसिड, ये पूरी हेडिंग बनी, लिखो। नीचे एग्जांपल लिखो जैसे। अच्छा बताओ, मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या है? ऐसा एसिड जो एक H+ को रिलीज कर रहा हो, है ना। तो मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? जिनका N इक्वल टू क्या हो? 1, है ना। नहीं तो लिख लो अपनी भाषा में, ऐसे एसिड जो एक H+ रिलीज कर रहे हो उनका नाम होता मोनो बेसिक एसिड। द एसिड विच रिलीज 1H+, 1H+ आयन, इनको हम क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड। प्रदीप, द एसिड विच रिलीज सिंगल H+ आयन, है ना, क्या बोलेंगे इसको? मोनो बेसिक एसिड। है एसिड जो N है वो इसकी बेसिसिटी है। तो नीचे एग्जांपल लिखो जैसे CH3COOH, एग्जांपल लिखो CH3COOH। बताओ यहां से कितने H रिलीज हो सकते हैं? एक। दूसरा लिखो HCOOH, HCOOH। पहले हमने क्या लिखा? देखो बेटा, CH3COOH, यहां से बस यही तो एक H+ रिलीज होगा, ये देखो यही रिलीज होगा कि नहीं? दूसरा कौन सा हमने लिखा है? SCOOH, इससे भी क्या होगा?
HCOO माइनस और प्लस H प्लस, ये देखो एक ही H प्लस रिलीज हुआ। अगला लिखो C6H5COOH, तो ये क्या हो जाएगा C6H5COO माइनस H प्लस। और अगला लिखो HCN, तो ये क्या हो जाएगा Cn माइनस और प्लस H प्लस। बताओ इस टाइप के सारे एसिड कौन सी कैटेगरी में रखोगे? मोनो बेसिक एसिड, है ना? तो ले लो बेटा। चलेंगे आगे, देखो जो डाइल्यूशन जो हम लिखाने जा रहे हैं, ये भाषा जिसको समझ आ गई समझ लो, उसके सवाल लग जाएंगे, खाली वैल्यू का जोड़ घटाना गुणा भाग बचेगा। चले आगे, देखो जैसे मान लो हमने कोई एक अननोन एसिड मान ली HA, ये कोई एक अननोन एसिड है और ये टूट गया H प्लस में और A माइनस में, ये टूट गया, है ना? हमने कहा, हमने क्या कहा? कहा इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, नहीं तो उधर लिखने की जगह नहीं बच रही। जैसे HA और ये टूट गया H प्लस और प्लस A माइनस, तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने इसकी कंसेंट्रेशन A ले ली है, तो ये कितने बने होंगे? 0 0। फिर एट t इक्वल टू t सेकेंड में A में से मान लो क्या हुआ? अल्फा डिसोसिएट हो गया, है ना? अच्छा, इसमें ये कितना अल्फा और ये अल्फा बन गए, है ना? यहां डिसोसिएशन तो यहां एसोसिएशन, ठीक है। अब हमने कहा एट इक्विलिब्रियम, अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? सबके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना? तो हमने क्या कहा कि अल्फा A माइनस अल्फा इसको C से मल्टीप्लाई कर दो और अल्फा को C से मल्टीप्लाई कर दो, इस अल्फा को C से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन है ये अब ना चेंज होगी, जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, बिकॉज ये हो गया कांस्टेंट। लिखो बेटा इसको। अब ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ आप पूरा पढ़ रहे हो। देखो अब हमने कहा इसका Ka निकालो। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसका नाम लिखो। क्या लिखोगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये क्या होगा बताओ बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसा पिछला इक्विलिब्रियम पढ़ा है। समझ में आ रहा? वहां यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, वही यहां आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? तो बताओ यहां क्या लिखेंगे? H प्लस और क्या है? A माइनस, और रिएक्टेंट के नाम पे अपने पास क्या है? H है। बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? अल्फा सी, इंटू इसकी क्या है? अल्फा सी, अपान इसकी कंसंट्रेशन क्या है? A माइनस अल्फा और इंटू सी, सी से सी कट गया, ऊपर क्या बचा? C अल्फा स्क्वायर अपान A माइनस अल्फा। लिख लो बेटा, इसको नीचे लिखो। अब इतना लिख लो, ठीक है? ये तो हमने यहां A आपको दिया है, और हमने मान लो यही रिएक्शन मान ली होती, है ना? जो आपको याद करना वो रिएक्शन मैं नीचे लिखा रहा हूं। अब हमने कहा ये हमारे पास एक HA है, ये टूट रहा है H प्लस और प्लस A माइनस में, हमने आपको कुछ नहीं दिया। यहां तक हो गया ना? देख लो बेटा, हमने आपको कुछ नहीं दिया, तो हमने देखो अभी एक लाइन पढ़ाई है, जब अमाउंट आपको ना दे तो हमेशा रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट आप क्या लोगे? 1 मोल।
तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये क्या था 1 मोल, तो ये कितने कितने थे 0 0, और t इक्वल टू t सेकेंड में a में से अल्फा खर्चा हो गया, ये अल्फा अल्फा बन गए, है ना बेटा। और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तुम्हें कंसंट्रेशन से बाकी मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, तो क्या करना 1 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो कंसंट्रेशन से, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो कंसंट्रेशन से, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो कंसंट्रेशन से। समझ में आया? ठीक है, जो तुम लोग रटते हो वो वाला फार्मूला में इससे निकालना है। तुम सिम चेंज कर रहे हो क्या? हाँ, अब देखो तुम्हें क्या करना है, के ए इसका निकालो, तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो निकालोगे। अच्छा, प्रोडक्ट में क्या है H प्लस की कंसंट्रेशन, और क्या है A माइनस की कंसंट्रेशन, अपान नीचे क्या है बेटा HA की कंसंट्रेशन, है ना। अब H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी क्या है अल्फा सी इंटू अल्फा सी, और अपान नीचे क्या है 1 माइनस अल्फा और इंटू सी, सी से सी कैंसिल, आगे क्या बचा सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। अल्फा बहुत छोटा है एक के रिस्पेक्ट में, है ना, अल्फा इज वेरी छोटा देन 1। तो बताओ बताओ के ए का जो मेन फार्मूला है वो क्या बना, के ए बराबर क्या है सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ये मेन फार्मूला है। लेकिन आप क्वेश्चन लगाने के लिए आप क्या करोगे, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा बहुत छोटा है एक के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको पूरा क्या कर दिया 1। जानते हो जैसे होता क्या है कि जो जहां सर्विस होती गाड़ियों की उनको हमसे ज्यादा ख्याल होता है, समय हो गया होगा अब करवा ले जाओ, समझ रहे हो। तो हम इनसे बताते कितना डिस्काउंट दिलवाओगे, ऐसे फर्जी ही, आज समय नहीं है, समझ में आ रहे हो। ये लिख लो बेटा, आज के बाद ये देखो तुम्हारे पास पहला फार्मूला आ गया है रटने के लिए। देखो फार्मूला ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फार्मूला ये है, के ए का, के ए बराबर क्या है सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, लेकिन जब क्वेश्चन लगाओगे तो इससे लगाना, समझ में आ गया। चलो ये पहला आपका, इसके आगे लिख लो पहला फार्मूला तैयार, पहला फार्मूला तैयार। चलो नीचे लिखो दूसरा, वेरी गुड, जगह नहीं है, हाँ तो और क्या जगह ही जगह है, भागो 20 से डिवाइड करके उसको आगे बढ़ाओ। लिखो अब जरा ध्यान से देखो, तुम लोग इधर ही रहना, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा इक्वल टू फार्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट के ए बाई सी, ना बनना हो हटा दें, बनना है ठीक। आज जैसे मान लो तुम्हारे हिसाब से नहीं बनना हो तो क्या है, जब जब जो चीज समझ में पढ़ाए क्या मतलब है, हटा दे इसको, है कि नहीं। हाँ अच्छा देखो अब हम यहां से कांस्टेंट हटा दें तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 बाई सी, अरे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अच्छा बताओ ये क्या है कंसंट्रेशन है ना, इसको किस में लिखते हैं मोल पर लीटर, लिखते हो नहीं लिखते हो, इसका मतलब है कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी हुआ कि नहीं, नहीं आधे नहीं समझ पाए होंगे। अरे बेटा ये मोल पर लीटर है, लीटर चले गए ऊपर तो वॉल्यूम ही तो बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी और अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, ये समझ में आया।
अब इन्हीं से दो डेफिनेशन बनती है पोस्ट वर्ल्ड की। चलो नीचे लिखो। बहुत ही लाजवाब बात है, लिखो। लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ इसी के नीचे बेटा। हाँ, और क्या। लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो। हाँ बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, क्या बताया जाए बेटा। लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। लिखो अनुभव अच्छा, मतलब तुम। चलो लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड is inversely proportional is inversely proportional to is inversely proportional to square root of concentration square root of concentration and directly proportional to and directly proportional to square root of volume directly proportional to square root of volume। ठीक है, समझ में आ गया। अब नीचे लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। सवाल लिखो, क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन लिखो। लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ degree of dissociation that is alpha, right, decreasing order of degree of dissociation that is alpha and acidic strength and acidic strength। ऑप्शन लिखो 1 2 3 4 करके लिखना, इनका ऑर्डर बनाना है। लिखो पहला लिखो 0.1 मोलर HCOH, दूसरा लिखो 0.01 मोलर SCOH, तीसरा 0.001 मोलर SCOH, चौथा 0.0001 मोलर फॉर्मिक एसिड। आपको असद कानी है, एक जमाने पहले पढ़ाया था, है ना, और सारे बच्चे यहीं लिख लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताओ, हाँ के ए H प्लस, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लो पी के, अच्छा इसी कर देते इनवर्सली, यहां थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर तुम निकालना तब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले सवाल हो, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड हो, ये वो हो, यहां नहीं, एक जगह नहीं। ठीक है, तो अब देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी जिसका अल्फा ज्यादा, उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, है ना। तो अब हमने अभी तुमको पढ़ाया बेटा, बताओ क्या पढ़ाया, जरा ध्यान से देखो। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√C, यानी जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उसका अल्फा उतना कम। तुमको भी कल से आगे बैठाएंगे, समझ रहे हो। जैसे वो नहीं होता, जैसे स्क्रीन पे तुम थोड़ी देर इसको टच ना करो, है ना, तो ये सुप्तावस्था में चला जाता है, समझ रहे हो। वैसे ये जैसे थोड़ी देर बाद ये क्या चला जाता है, एकदम स्लीपिंग फेज में। हाँ हाँ, तो चलो लिखो भैया। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी कंसंट्रेशन, ये सब कंसंट्रेशन ही तो है। अच्छा सबसे बड़ी कंसंट्रेशन कौन है, ये, तो अल्फा इसका सबसे कम होगा, है ना। तो बताओ
अल्फा का ऑर्डर क्या होगा बताओ। अच्छा सी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, नहीं समझ पा रहे हो। देखो बताओ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी एम का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा एम किसका है, 1 का। अरे एम भैया समझ रहे हो, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का। ये कंसंट्रेशन समझ में आ रही ना। अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट सी, जिसका सी जितना ज्यादा उसका अल्फा उतना कम। तो अल्फा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 4 3 2 1। नीचे लिखो रिजल्ट, नीचे लिखो रिजल्ट। नीचे लिखो रिजल्ट, लिखो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। एक फार्मूला ये याद रखना, रिजल्ट में लिखो बस 2 ही फार्मूला याद रखना, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अच्छा ये हम क्वेश्चन लगाने वाले फार्मूले बता रहे हैं, है ना। और दूसरा लिखो रिजल्ट में H प्लस आयन बराबर एन सी अल्फा। इसके अलावा कोई और फार्मूला आपको याद नहीं करना है, इसके अलावा कोई आपको दूसरा फार्मूला याद नहीं करना है। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, अब उधर को तो कुछ लिखना ही नहीं है। बस ये 2 फार्मूले। अच्छा एक बात बताओ, अब इससे अल्फा वाले फार्मूले तो बना लोगे ना इसको तोड़ ताड़ के, है ना। अब जरा ध्यान से देखो इधर, देखो अब इधर जरा ध्यान से देखो। अरे रुक जा यार, अरे कोई बात नहीं, रुक जा यार।